नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस भाग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका यह आज 5वां टेस्ट है। यह टेस्ट जितना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी है, उतना ही आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए तथा और एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपयोगी प्रश्न हैं जिनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? हमारे ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलज, सी गंगा, डी रावी। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रांस हिमालय के भाग से निकलती है। तो हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी से तात्पर्य क्या है कि ऐसी नदी है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले बहती थी और अपने मार्ग में पड़ने वाले पर्वत को काट करके गार्ज का निर्माण करते, यानी हिमालय की उत्पत्ति से पहले यह बहती थी और अगर इनके रास्ते में कोई पर्वत पड़ रहा है तो उसको काट करके धीरे धीरे यह गार्ज बनाती थी। ठीक, तो उसी को ट्रांस हिमालय या पार हिमालय नदियां कहा जाता था। तो जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सिर्फ एक नदी है सतलज। सतलज को ट्रांस हिमालय नदी या पार हिमालय नदी भी कहा जाता है, या इसी को पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां। ठीक, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या पूर्ववर्ती नदियां एक ही चीज है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी जो सूची दी गई इसमें एक साइड जनजातियों की सूची दी गई, उस दूसरे साइड उससे संबंधित जो उसके क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसको दिया गया है। पहला है अंगामी नागालैंड, तो यह सही है, अंगामी जो है नागालैंड में पाई जाती है। बीरहोर झारखंड, यह भी सही है, बीरहोर झारखंड में पाई जाती है। खस अरुणाचल प्रदेश, तो यह गलत है, खस जो जनजाति है यह उत्तराखंड में पाई जाती है। खस जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। यानी जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सी हमारा ऑप्शन सही है, यही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अब सूची 1 में क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है चक्रवात है, और सूची 2 में उससे संबंधित क्षेत्र या फिर देश के विषय में पूछा गया है। तो पहला है बैगुओ, दूसरा है हरिकेन, तीसरा टाइफून, चौथा है विली विलीज। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं, तो बैगुओ जो है वह फिलीपींस में आता है। कहां पर? फिलीपींस में। और अगर हरिकेन की बात करेंगे तो हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। ठीक, हरिकेन जो चक्रवात है इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। टाइफून का जो संबंध है यह चीन से है, और विली विलीज जो चक्रवात है यह ऑस्ट्रेलिया में आता है। यानी कि ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। जो हमारा सही उत्तर होगा बी। सही हमारा ऑप्शन क्या है इसमें से? बी है। अगर हम देखते हैं कि किस सागर में आते हैं, हो सकता है ऐसा भी प्रश्न पूछे तो किस सागर में आते हैं, तो बैगुओ जो है यह चीन सागर, और टाइफून, बैगुओ और टाइफून जो है चीन सागर में आता है। अगर हरिकेन की बात करेंगे तो हरिकेन जो है कैस्पियन सागर में आता है। कहां पर? हरिकेन जो चक्रवात है, हरिकेन चक्रवात कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में। और विली विलीज की बात करेंगे तो यह हिंद महासागर में आता है, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जो चक्रवात आता है, अगर ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है? विली विलीज। और वही अगर भारत के हिस्से में आ रहा हो, बांग्लादेश में आ रहा हो, तो उसको चक्रवात ही कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पहला है ए शीतोष्ण घास का मैदान, बी उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, डी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। यानी बड़े शिकारों की भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं।
तो बड़े शिकारों की भूमि जो है यहाँ पर बहुत भारी संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, वह क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। यह जो है दोनों गोलार्धों में 0 से लेकर के 23.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है उसी को उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश कहा जाता है। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है देश, दूसरी सूची में है उस देश से संबंधित राजधानी, यानी किस देश की कौन सी राजधानी है, इससे संबंधित प्रश्न है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो बहुत ही प्रसिद्ध है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद। ताजिकिस्तान की जो राजधानी दुशानबे है, यह भी सही है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, यानी 1, 2, 3, 4 जो हमारा सही उत्तर होगा ए, यानी जो निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए गए वे सभी सुमेलित हैं। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहली सूची में जलप्रपात दिया गया है और दूसरी सूची जो है वह किस नदी पर है उसको दिया गया है। तो दूध सागर अगर जलप्रपात की हम बात करते हैं तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है। ठीक, कहां पर? मांडवी नदी पर। या कहां पर है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात है। ठीक, और डुडुमा जो जलप्रपात है अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह मच्छकुंड नदी पर है। किस नदी पर? मच्छकुंड नदी पर कौन सा जलप्रपात है? डुमडुमा जलप्रपात है। और अगर हम इसका क्षेत्र एरिया की बात करेंगे कहां पर है तो यह उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक, अगर हम गोकक जलप्रपात की बात करते हैं तो गोकक जो है घाटप्रभा नदी पर है, और है कहां पर? कर्नाटक में। ठीक, और जोग जो जलप्रपात है शरावती नदी पर और यह भी कर्नाटक में ही है, यानी ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। ए में 4, बी में 2, सी में, हाँ, तो हमारा जो सही उत्तर होगा ए। ठीक, आगे देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, यानी एक राज्य में मुख्यमंत्री को जोड़ करके उस राज्य में जो मंत्री बनाए जाते हैं उनकी न्यूनतम संख्या कितनी पूछी गई है। तो हमारे ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13, डी 14, यानी जो न्यूनतम संख्या है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की वह 12, यानी 12 से कम मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र में कुल सदस्यों का 15%, ठीक, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, केंद्र में कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, यहाँ अनुच्छेद दिया गया, दूसरे में दिया गया, उससे संबंधित कौन से अनुच्छेद से संबंधित क्या क्या उसमें दिया गया है। तो पहला है अनुच्छेद 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह सुमेलित जो नहीं है, इसमें अनुच्छेद 48 ही, यानी कि जो डी है वह सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है यह अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ठीक,
अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। और जो अनुच्छेद 48 है यह कृषि और पशुपालन से संबंधित है, कृषि और पशुपालन। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? किसको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन क्या क्या है? ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा, यह है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। अगर हम राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जो हमारा है उसको अपनाया गया, और जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगीत जो है उसको भी अपनाया गया। इसके साथ ही साथ में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भी हुआ था, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है 24 जनवरी 1950 को हुई, कौन कौन सा? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 24 जनवरी 1950 को हुआ। जबकि राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाने की तिथि है 22 जुलाई 1947 है। आगे देखते हैं, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? यानी किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान है वे दिए गए हैं? हमारे अनुच्छेद है, ऑप्शन है अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 102, सी अनुच्छेद 111, डी अनुच्छेद 112। तो हमारा जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस से संबंधित तथ्य पूछा गया, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 26 जनवरी को, बी 2 अक्टूबर को, सी 21 अप्रैल को, डी 24 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1969 को हुई, राजस्थान से। और इसकी जो पंचायती दिवस मनाने का जो समय है 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक, 2010 से मनाया जाना यह शुरू हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित इसमें तथ्य पूछा गया है। पहला है यह लागू किया जा सकता है, दूसरा है यह लागू नहीं किया जा सकता है, तीसरा है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे लागू नहीं किया जा, कोई इस आधार पर वो कंप्लेन नहीं कर सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में यह दिया गया है आप इसको लागू करिए, तो इसको लागू नहीं किया जा सकता है। यह हमारा सही उत्तर होगा। इससे संबंधित और प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह संविधान का अंग है या नहीं है। तो जो बेरूबारी विवाद हुआ था 1960 में, 1960 के बेरूबारी विवाद में, में जो हुआ, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। ठीक, कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। परंतु बाद में जब केशवानंद भारती केस होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। किस केस में? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मध्य जब केस हुआ तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि यह संविधान का भाग है।
संविधान का भाग है या फिर अभिन्न अंग है? ठीक, किस केस में कहा गया कि भाग नहीं है? बेरूबारी विवाद में कहा गया कि क्या कहते हैं, संविधान का अंग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो केस हुआ उसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या दी गई है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अभिन्न अंग है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, डी 2 और 4 सही है, डी सभी सही है। तो अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो जो भारत का राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह कथन सही है, यानी कोई भी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, यह कथन सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं, यह कथन गलत है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, यह भी सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो यह भी गलत है। यानी 1 और 3 जो हमारा ऑप्शन है वह सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है, सूची में क्या दिया है, महाजनपद, ठीक, और उसके दूसरी सूची में क्या दिया गया है, उसकी राजधानियां, यानी किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी उस टाइम पर महाजनपद काल में, उससे संबंधित यह प्रश्न दिया गया है। तो पहला है मत्स्य, फिर दूसरा कुरु, शूरसेन, अस्मक। तो अगर हम मत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात करते हैं तो मत्स्य की जो राजधानी है विराटनगर है। कुरु की जो राजधानी उस समय थी इंद्रप्रस्थ थी। शूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा थी और अस्मक की जो राजधानी थी पोतन थी। ठीक, तो इस प्रकार ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी हमारा जो सही उत्तर होगा सी होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो अस्मक है, अस्मक या फिर पोतन जिसकी राजधानी है, यह महाजनपद काल में एकमात्र महाजनपद था, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। यानी महाजनपद काल में अस्मक जो है एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, बाकी सभी महाजनपद जो थे वह उत्तर भारत से संबंधित थे। आगे देखते हैं, एक्स-ला-सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या सही है? पहला कथन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। यानी क्या यह एक्स-ला-सैपल की जो संधि 1748 में हुई इससे संबंधित यह कथन क्या सही है? पहला है, इसमें केवल 1 सही है, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो जो एक्स-ला-सैपल की संधि है यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद हुई, सही है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 तक, 1746 से 1748। और इस संधि के प्रावधान के तहत ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, ऑस्ट्रिया का, जब वो समाप्त हुआ तो एक्स-ला-सैपल की संधि हुई और उसके बाद मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, यह भी सही है। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-सैपल की संधि के साथ हुई, यह सही है। दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास मिल गया। ठीक, अंग्रेजों को मद्रास मिल गया। फ्रांस को क्या फायदा हुआ? फ्रांस को लुईबर्ग मिला, लुईबर्ग मिल गया। कहां पर? लुईबर्ग कहां पे है? अमेरिका में। अमेरिका में लुईबर्ग जो फ्रांस का उस समय का उपनिवेश था वह वापस मिल गया, जबकि भारत में अंग्रेजों को मद्रास मिल गया। आगे देखते हैं,
नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, यानी जो नेटिव मैरिज एक्ट है यह किस वर्ष पारित हुआ, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला 1870 में, दूसरा 1872 में, तीसरा 1874 में, चौथा 1876 में। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित हुआ था। इसमें जो कन्या की आयु यानी बालिका की आयु जो है 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, किसी भी अगर कन्या का विवाह हो रहा है तो 14 वर्ष से कम की आयु की नहीं होनी चाहिए वह कन्या। ठीक, और अगर यह प्रश्न पूछता है कि किस वायसराय के समय पारित हुआ, इस समय जो वायसराय थे नॉर्थब्रुक, ठीक, नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो उस समय के वायसराय थे, उनके समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है आंदोलन, दूसरा है वर्ष, यानी कौन कौन से आंदोलन किस वर्ष हुए हैं उससे संबंधित यह प्रश्न दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा जो सही सुमेलित होगा। पहला है पाबना, फिर एका, संथाल, ताना, भगत। ठीक, तो यह पाबना जो विद्रोह है बंगाल में हुआ था। ठीक, पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ कब, 1873 से 85 के बीच में। एका आंदोलन जो है अवध में हुआ। अवध में इसके जो नेता थे मदारी पासी, इनके नेतृत्व में, मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन अवध क्षेत्र में हुआ 1922 में। संथाल विद्रोह जो हुआ 1855-56 यानी 1857 की क्रांति से पहले हुआ था। सिद्धू और कान्हू, इसके नेता कौन कौन थे, सिद्धू और कान्हू, इनके ये दो भाई थे। इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। एरिया क्या है, एरिया जो नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड और बिहार के बॉर्डर। ताना भगत आंदोलन जो हुआ 1934 में, यह भी क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठार में हुआ। ठीक, छोटा नागपुर पठार जो है वर्तमान समय में झारखंड, तत्कालीन समय में बिहार का हिस्सा था, वर्तमान समय में यह कहां पर है, झारखंड में है। और जो इसके नेतृत्व करता थे उनका नाम था जतरा उरांव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। यानी 1 में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी हमारा जो सही उत्तर होगा बी होगा। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर दिया गया संधि और संधि उसके साथ ही किस वर्ष में कौन सी संधि है उसको मैच करना है। पहला इलाहाबाद की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा सालबाई की संधि, चौथा है मद्रास की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई है, 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं। एक 12 अगस्त 1765, दूसरा हुआ है 16 अगस्त 1765 में। पहली संधि जो है मुगल बादशाह से यानी शाह आलम प्लस क्लाइव के बीच। दूसरी जो संधि 16 अगस्त को हुई है क्लाइव प्लस शुजाउद्दौला प्लस क्लाइव के बीच में। ठीक, 2 संधियां हुई। मंगलौर की संधि कब हुई है, मंगलौर की संधि जो हुई है 1784 में। ठीक, 1784 में। सालबाई की संधि कब हुई है, 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में हुई है। ठीक, तो मद्रास की संधि कब, 1769 में। तो 1 में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी हमारा जो सही उत्तर होगा सी सही होगा। ठीक, सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। आगे देखते हैं,
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। यानी जो पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है पार्थ सारथी गुप्त, बी एस गोपाल, सी बी आर नंदा, डी बिपिन चंद्र। तो जो सही उत्तर होगा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र हैं। आगे देखते हैं, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा। यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, अगर वह न रहे तो जो भू सतह है पृथ्वी है उसका तापमान, औसत तापमान कितना होगा, उससे संबंधित प्रश्न है। पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 18 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 5 डिग्री और चौथा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें, अगर हरित गृह प्रभाव जो हरित गैसें न हो तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा उससे संबंधित सही उत्तर का चयन करिए। पहली सूची में क्या दिया गया है, झीलें दी गई हैं, और दूसरी सूची में क्या दिया गया है, दूसरी सूची में किस राज्य में वह झील अवस्थित है उससे संबंधित यह प्रश्न दिया गया है। तो पहला है ए साला झील, बी बड़खल झील, 4 सी लोकटक झील और डी काली वेली झील। तो साला झील जो है कहां पर है, साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील जो है हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में, और कालीवेली झील जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। यानी इस प्रकार से 1, 2 और 3, 4 जो हमारा ऑप्शन होगा वही सही होगा। 1, 2, 3, 4 यानी हमारा ऑप्शन जो ए है वह सही है। साला झील कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में और कालीवेली झील तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ए लाइकेंस, बी मेथिल मर्क्यूरी, सी गुलाब का पौधा, डी सूरजमुखी का पुष्प। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यह प्रदर्शित करता है कि वायु प्रदूषण जो है वह बढ़ गया, यानी किसकी अनुपस्थिति में हमें इसका आभास होता है। तो जो लाइकेंस होती है, जिन्हें काई कहते हैं, जब यह कम होता है क्या कहते हैं या फिर इसकी मरने लगते हैं तो माना जाता है कि जो वायु प्रदूषण है वह बढ़ गया है। लाइकेंस क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे पेड़ों की जो छाल होती है उस पर हरा हरा होता है, छत पर कई बार देखने को मिलता है, अगर मैं थोड़ा वहां गांव में वहां पर हरा हरा जम जाता है, वही लाइकेंस है। उसकी जब उपस्थिति रहती है तो उससे पता चलता है कि वायु का प्रदूषण कम है, और अगर वह अनुपस्थित है तो पता चलता है कि वायु प्रदूषण ज्यादा है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। पहला है बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है, चौथा बढ़ सकती है या घट सकती है। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा से संबंधित है। प्रश्न है कि ऊर्जा स्थानांतरण होगा तो क्या ऊर्जा की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऊर्जा की मात्रा घटती है। ठीक, जैसे एक बकरी है, बकरी क्या करेगी, बकरी है इसने पेड़ की पत्तियों को खाया, ठीक, पेड़ की पत्तियों को खाया तो इसको ऊर्जा मिली। तो इसको जो ऊर्जा टोटल मिली है, अगर बकरी को फिर शेर खाता है, शेर अगर खाता है तो कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही शेर को मिलेगा। यानी बकरी में जो ऊर्जा पूरी है वह उसका सिर्फ 10% शेर को ही मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए फाइब्राइन, बी लेक्सान, सी नियोप्रीन, डी टेफ्लॉन। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा, अगर कृत्रिम पदार्थ की बात करते हैं नहीं है तो फाइब्राइन जो है यह कृत्रिम पदार्थ नहीं है, जबकि लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन जो है यह कृत्रिम पदार्थ हैं। और क्या कहते हैं, ये कृत्रिम पदार्थ जब गर्म किए जाते हैं तो मुलायम हो जाते हैं और ठंडे होने पर यह कठोर हो जाते हैं। इन्हीं को थर्मोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्या,
थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक इनको कहा जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कौन से अंग में प्रोटीन का क्या कहते हैं पाचन होता है। तो हमारे ऑप्शन है ए यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत, डी अमाशय। तो प्रोटीन के पाचन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन का पाचन हमेशा अमाशय में होता है। कहां पर? अमाशय में होता है। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और कूट में दिए गए सही उत्तर का चयन करिए। पहली सूची में क्या दिया गया है? धातुएं दी गई हैं और दूसरी में उसके गुण क्या हैं उससे संबंधित यह प्रश्न है। ठीक, सोडियम, पारा, चांदी, सीसा। तो सोडियम का जो गुण है क्या होता है? सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक, पारा क्या है? पारा क्या है? पारा कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पिघल जाता है। ठीक, द्रव हो जाता है। चांदी क्या होता है? चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होती है। ठीक, सीसा क्या है? लेड उष्मा का कुचालक है। यानी इस प्रकार से ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा सी होगा। आगे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण का आयोजन कहां होगा? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे इसका 34वां संस्करण कहां पर होगा? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिस्बेन, बी मिलान इटली, सी दोहा कतर, डी लॉस एंजेलिस यूएसए। तो हमारा जो सही उत्तर होगा 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा यह लॉस एंजेलिस में होगा। ठीक, लॉस एंजेलिस जो यूएसए में है यहां पर होगा। जबकि 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होगा? ब्रिस्बेन में। कब? 2032 में। और यह कब होगा 34वां? 2028 में। आगे देखते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? यानी वैश्विक लोकतंत्र का जो सूचकांक आया है इसमें कौन सा ऐसा देश है ऑप्शन में से जो पहले स्थान पर है? ऑप्शन हमारे हैं आइसलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी नॉर्वे, डी स्वीडन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा पहले स्थान पर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के नॉर्वे है। ठीक, नॉर्वे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर क्या है? तीसरे स्थान पर स्वीडन है। पहले स्थान पर नॉर्वे है। ठीक, पहले स्थान पर नॉर्वे है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो स्थान कितना है? भारत का 41वां स्थान है। भारत का 41वां स्थान है। कब? 2023 में। 2022 का अगर पूछ लेता है तो 2022 में इसका स्थान कितना था? 44वां। ठीक, कितना स्थान था? सॉरी 46वां स्थान था। आगे देखते हैं, लैंगिक समानता सूचकांक 2024 कौन सा? लैंगिक समानता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ध्यान में क्या रखना है? असत्य है कौन सा? पहला है, सूची में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। दूसरा, भारत का स्थान वर्तमान में 129वां है। तीसरा, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद भारत 5वें स्थान पर है। चौथा, पाकिस्तान इसमें सबसे निचले स्थान पर है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा जो असत्य है यह है चौथा, पाकिस्तान इसमें सबसे निचले स्थान पर नहीं बल्कि सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? सूडान है। सूडान है। ठीक, भारत का स्थान कितना है? 129वां है। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। ओवरऑल नहीं, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। जबकि संपूर्ण विश्व की जब हम बात करेंगे तो सूडान जो है सबसे निचले स्थान पर है। किसमें? लैंगिक समानता सूचकांक 2024। और भारत का जो स्थान है 129वां स्थान, आइसलैंड पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? पहला ऑप्शन है एनिमल, दूसरा रॉकी एंड क्वीन, रॉकी एंड क्वीन,
तीसरा ऑप्शन है सी 12वीं फेल, चौथा डंकी। तो जो 2024 का फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ 69वां, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में 12वीं फेल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया। ठीक, और उसके साथ ही साथ हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछ ले कि इसके निर्देशक कौन है। तो 12th फेल जो मूवी है इसके निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा हैं और इन्हें 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में विधु विनोद चोपड़ा हैं। किस मूवी के लिए? 12th फेल मूवी के लिए। अगर 12th फेल मूवी हो सकता है ऐसा पूछ ले कि किस बुक पे बनी है, तो अनुराग पाठक की जो बुक है, किसकी? अनुराग पाठक, अनुराग पाठक की जो बुक है 12th फेल, इसी पर यह पुस्तक आधारित है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह किस व्यक्तित्व पर यानी किस व्यक्ति के ऊपर यह मूवी बनाई गई है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेगा तो एनिमल मूवी में रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माना गया है, दिया गया है पुरस्कार। और रॉकी एंड क्वीन में आलिया भट्ट को, रॉकी एंड क्वीन मूवी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। आगे आज का हमारा यह आखिरी प्रश्न था। तो इस प्रकार से जो प्रश्नों की आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है इसी पर समाप्त होता है। आशा करता हूं प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपसे एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है फ्री में बच्चों को पढ़ाने का वह पूरा हो सके, मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।